हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैन्सी डेला। और स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे PYQs ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया है। और आज हम इसके PYQs करेंगे। तो मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट था बेटा उस चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई जल्दी से मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। ऑलराइट, और हमने बात करी थी कि जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमने फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर हम गए थे। ठीक है, कि अमीनो सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। अमीनो सिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीनो सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, उसके बाद हमने बात करी थी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। प्रॉपर आपको चार्ट मिल गया था कि जो नेचुरल मेथड क्या है, आर्टिफिशियल मेथड क्या है, टेम्परेरी मेथड क्या है, परमानेंट मेथड क्या है। हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव को मैंने अच्छे से डिटेल में कराया था। और जैसे कि लैक्टेशन लैमिनेरिया पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, और क्वेश्चन पूछा गया है हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी के ऊपर। आईयूडी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो हम पूरे के पूरे चैप्टर को, अब देखो जो PYQs आपको मिल रहे हैं ना, इन शॉर्ट ये जो बैच है बेटा आपको साथ साथ ना रिवीजन भी करा रहा है। अब देखो दो लेक्चर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, एक लेक्चर के अंदर आपको पूरा का पूरा वन शॉट मिल रहा है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से उसको करोगे। उसके बाद PYQs हम करेंगे। जब PYQs करेंगे तो इसका मतलब हम चैप्टर को रिवाइज ही तो कर रहे हैं। ठीक है, और जहां पर PYQs जो होंगे आपके पास, आपको ये टेंशन में नहीं आना है कि मैम PYQs है। अब जो सपोज आप कहीं से भी PYQs लगा रहे हो, कहीं से भी आप जस्ट सपोज आप सैंपल पेपर कर रहे हो, तो सैंपल पेपर के अंदर अलग से क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस तो अलग है, लेकिन भाई आएगा मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन तो बेटा आपको देखना पड़ेगा। अब वहां पर सोल्यूशन, अब देखो एक नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। कॉन्फिडेंस कब आता है बेटा? कॉन्फिडेंस तब आता है तब आप एक चीज को बार बार पढ़ते हो। ठीक है, मतलब एक बुक को आप 10 बार करोगे तब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ना कि आप 10 अलग अलग बुक पढ़ोगे तब कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो आपको बार बार अपने नोट्स पढ़ने हैं, बार बार चीजों को रिवाइज करना है। और जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी आप आंसर कर रहे हो, जो भी जस्ट सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, अब उसका मैकेनिज्म सोल्यूशन तो मिलेगा आपको। अब उस सोल्यूशन को याद करने मत बैठ जाना कि नहीं बुक में तो यही लिखा है, मुझे तो यही याद करना है तभी नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप नोट्स को खोलो, नोट्स को स्टडी करो और फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने PYQs। ऑलराइट, और सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो किसके बारे में बात कर रहा है? पहला जो क्वेश्चन है बात कर रहा है, मेंशन द प्रॉब्लम्स दैट आर टेकन केयर बाय द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। व्हाट इज अमीनो सिंथेसिस एंड व्हाई देयर इज अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन इट। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई? मैंने आपको ये बताया था कि अमीनो सिंथेसिस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर and assistance to people, then why there is a statutory ban on amino synthesis। अब अमीनो सिंथेसिस को क्वेश्चन पूछने के यहाँ पर दो तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, राइट द यूज ऑफ दिस टेक्निक एंड गिव रीजन टू देयर व्हाई देयर इज बैन ऑन दिस टेक्निक। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को ना हम अच्छे तरीके से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने का तरीका है, लेकिन एक और बात आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन समझेंगे लेकिन आपको लिखना क्या है, आपके पास नोट्स हैं भाई, कंप्लीट आपके नोट्स मिले हुए, नोट्स मोर देन इनफ है भाई, सही बता रही हूँ, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो तो पहला जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में बात कर रहा है? पहला क्वेश्चन बात कर रहा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब RCH की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, और ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है 1951 के अंदर लॉन्च किया इंडिया ने। ऑलराइट, और ये किसके अंदर मर्ज हो गया भाई? ये मर्ज हो गया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर। अब ये पूरा का पूरी चीज मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर है ना, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, वो तो सिर्फ किसके ऊपर काम कर रहे थे भाई? फैमिली प्लानिंग पे
उनका फोकस था, ठीक है, किस तरीके से मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इन्होंने जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इन्होंने सिर्फ फैमिली प्लानिंग के ऊपर अपना फोकस नहीं दिया, इनका जो दायरा है ना बेटा वो बढ़ गया। अब बढ़ गया जैसे कि फैमिली प्लानिंग था इसके अंदर, और इसके अंदर जैसे कि मैं बात करूं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ भी आ गया, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी, चाइल्ड हेल्थ इसके अंदर इंक्लूड हो गया। ऑल राइट, और इसके अंदर जैसे भी जो भी सेक्स क्राइम्स थे उनके बारे में नॉलेज, और ठीक है, और सेफ अबॉर्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या है भाई सेफ अबॉर्शन, अगर अनहाइजीनिक तरीके से कराया जाता है तो बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत होने के चांसेस है, ठीक है, सेफ अबॉर्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, सेक्स क्राइम, सेक्स एजुकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, बहुत सारे मतलब ऐसे स्कूल से पहले, अभी तो नहीं है, अब तो सेक्स एजुकेशन मतलब मस्ट हो गया है। अब देखो आपके सिलेबस के अंदर भी तो है। अब इन सारी की सारी चीज़ों, अब ये थोड़े पाप थोड़ी सेक्स एजुकेशन के बारे में हम बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसे जो मिथ्स हैं, अब नॉलेज ही नहीं होगी तो अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में कोई बात नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि लोगों को कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑल राइट, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में नॉलेज होना, किस तरीके से भाई ये फैलती हैं, किस तरीके से प्रिवेंशन होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट है। बहुत सारी ऐसी एसटीडीज है बेटा जो अगर पहले टाइम पर अगर मतलब अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता तो उनका क्योर है। अब एड्स जैसी, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, ये ऐसी मतलब डिजीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इनका कोई क्योर ही नहीं है भाई। अब लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि एसटीडी होती कैसे है, किस तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई करता है तो बेटा यहाँ अगर होता है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती हैं। अब इन डिजीज को हम रोकने से, हम फैलने से इस तरीके से तो बचा सकते हैं ना जब हमें खुद पता होगा। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, और हमने बात करी किसके बारे में, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि एसटीडीज उनको हो गई है, क्योंकि एसटीडी की जो अर्ली सिम्टम है बहुत कॉमन से, इचिंग होना, रेडनेस होना, फ्लूइड डिस्चार्ज, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बात करना। ऑल राइट, इसके बारे में नॉलेज, और अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। अब अमीनोसेंटेसिस बेटा, अब अमीनोसेंटेसिस ना वैसे टेक्निक बेटा, अमीनोसेंटेसिस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड जो पोर्शन है आपका अमीनोसेंटेसिस। अब मैं आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन बता नहीं रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ इसके बारे में। अब अमीनोसेंटेसिस क्या होती है, अमीनोसेंटेसिस क्या होती है, अमीनोसेंटेसिस हम कब करते हैं, ठीक। अमीनोसेंटेसिस की एक एडवांटेज, अमीनोसेंटेसिस की एक डिसएडवांटेज, ये सारे आपको नोट्स में मिलेगी। नोट्स खोल के रखे हो ना भाई, नोट्स पता तो होंगे ना नोट्स क्या होती है चीज। आ जाओ, अमीनोसेंटेसिस क्या होती है भाई, देखो हम इन चीज़ों को शॉर्ट में कराती हूँ कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड से, अब ये चीज़ रिवाइज हो रही है आपकी, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, कहाँ से एस्पायरेट किया जाता है भाई, एमनियोटिक कैविटी से एस्पायरेट किया जाता है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनका क्रोमोसोमल स्टडी की जाती है। इनकी क्या स्टडी की जाती है भाई, क्रोमोसोमल स्टडी की जाती है। अब देखो इसकी एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। अब एडवांटेज क्या है, ठीक है, एक तो इसकी एडवांटेज भी है और दूसरी क्या होगी इसकी डिसएडवांटेज। ऑलराइट, एक तो हम बात करेंगे इसकी एडवांटेज की और दूसरी हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अब भाई जो डिसएडवांटेज है ना, ठीक है, इसी जो डिसएडवांटेज को देख के ही अमीनोसेंटेसिस के ऊपर बैन लगाया है। अगर मैं बात करूं एडवांटेज, एडवांटेज क्या है भाई, जब हम क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं तो हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अब जैसे सपोज किसी फैमिली हिस्ट्री में भाई जेनेटिक डिसऑर्डर है, अब मदर पहले चेक कराना चाह रही है कि मेरा जो बच्चा है उसकी आगे की लाइफ कैसी होगी, ठीक है। तो अमीनो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यहाँ पर पता लगा सकता है, ठीक है। अब डिजीज है तो फिर जो फीमेल है अबॉर्ट करा सकती है। अब क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम हो गया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया,
ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इनका बेटा पहले से ही पता चल जाता है, 14 टू 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर ही पता चल जाता है, 14 टू 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 14 टू 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पता चल जाता है, ठीक है, 14 टू 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है बेटा, जो डिसएडवांटेज है ये है इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन। जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता लगाते हैं, क्रोमोसोमल स्टडी करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई 44 प्लस एक्स एक्स कंडीशन है या फिर 44 प्लस एक्स वाई कंडीशन है। अगर 44 प्लस एक्स एक्स कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो जन्म है वो बच्ची का होगा। और पहले बेटा बहुत ज्यादा फीमेल फिटिसाइड होते थे, होते अभी भी है लेकिन पहले बहुत होते थे बेटा, ठीक है। अब फीमेल फिटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या होती थी, इसीलिए इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगाया। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब है अगर बैन लग जाता है किसी लॉ की मदद से, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी बैन। तो ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ पर आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये अमीनो सिंथेसिस के क्वेश्चन पूछने का तरीका है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई एडवांटेज बताओ, और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई डिसएडवांटेज बताओ, ठीक है। अब डिसएडवांटेज है भाई आप उसी का आपको लिखना है कि स्टैट्यूटरी बैन लगा हुआ है, डिसएडवांटेज है तो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दैट इज द नेम एंड आईयूडी दैट यू वुड रिकमेंड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू द स्पर्म। अब इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी थी, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है, ऑलराइट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ये आपका मैंने बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेट वन रीजन वाई ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द मदर। देखो मदर जितना ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराएगी, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करेगी, तो आपको ये बताना है किस तरीके से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। ऑलराइट चलो अलग अलग क्वेश्चंस है, अलग अलग हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। क्वेश्चन 2 में ना ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। चलो अब ये हम करेंगे, वाई ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखो जो ब्रेस्ट फीडिंग है बेटा, जो ब्रेस्ट फीडिंग है यानी कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, लैक्टेशनल एमिनेरिया के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनेरिया, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है बेटा कि अगर मदर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, ठीक है, जो मदर अगर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, अगर मदर जितनी ज्यादा इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, ठीक है, तो इसका मतलब उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन अमाउंट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोलैक्टिन अमाउंट होगा। और ये जो प्रोलैक्टिन जो अमाउंट है उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन अमाउंट होगा, ठीक है। और ये जो प्रोलैक्टिन जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो प्रोलैक्टिन जो अमाउंट जो बढ़ी हुई जो प्रोलैक्टिन अमाउंट है बेटा, ये गोनेडोट्रोफिन को क्या करेगी, इनहिबिट करके रखेगी। अब गोनेडोट्रोफिन नहीं है तो इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज नहीं कर रही, एलएच रिलीज नहीं हो रहा। अब एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है तो इसका मतलब फॉलिकल्स नहीं है, फॉलिकल्स नहीं है तो इसका मतलब एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं हो 13 को पीक नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ओव्यूलेशन नहीं होगा क्योंकि एलएच सर्ज नहीं होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग भी एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता देती हूं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है क्या आएगा बेटा, किसके बारे में बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है लैक्टेशनल एमिनेरिया के बारे में, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनेरिया के बारे में यहां पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कंसिडर्ड एज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब यहां पर हम कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो कॉपर जो आयंस हैं बेटा, ये जो कॉपर आयंस क्या करेंगे, रिड्यूस द फर्टिलिटी, दे रिड्यूस फर्टिलिटी, ठीक है, रिड्यूस फर्टिलिटी एंड सॉरी इट दे रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, दे रिड्यूस द
फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को रिड्यूस कर देंगे, एज वेल एज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, एज वेल एज द मोटिलिटी ऑफ जो स्पर्म है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो कॉपर आयंस, अब यहां पर आपसे ना क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेंगे, एग्जाम्पल बताओ, कॉपर जो हार्मोनल रिलीजिंग आईडी पे अलग से क्वेश्चन आता है, कॉपर रिलीजिंग आईडी पे अलग से क्वेश्चन आ जाएगा। कॉपर रिलीजिंग आईडी यानी कि कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 किस तरीके से काम करता है ये बताओ, ठीक है। चलो अब हम सी क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया हमारा डन, ये हो गया। सी है, व्हाई डू ओरल पिल्स कंटेन एंड हाउ डू दे एक्ट एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। अब देखो जो सी के बारे में बताना है, ठीक है, तो सी के बारे में बात हो रहा है यहां पर, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में हो रहा है। तो पिल मैंने आपको दो बताई थी, एक तो मैंने बताया था मिनी पिल और दूसरा मैंने बताया था बेटा कंबाइंड पिल, हाँ या ना। एक तो मिनी पिल बताया था, कंबाइंड पिल। मिनी पिल के अंदर क्या होगा, सिर्फ मिनी पिल के अंदर आएगा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और जो कंबाइंड पिल के अंदर क्या क्या आएगा भाई, सिंथेटिक एस्ट्रोजन आएगा एज वेल एज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन आएगा, ठीक है। अब अगर आप किसी तरीके से भी काम लिख सकते हैं, अब इसने ये थोड़ी बोला है कि आपको ये बताना है हार्मोनल, आपको ये बताना है कंबाइंड पिल का, नहीं बताया ना। यहां पर क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ ये बताया हुआ है कि ऑरल पिल्स क्या कंटेन करती है। तो आप ये बता दो भाई, ऑरल पिल कहने, ऑरल पिल ना कंटेन करती हैं दो टाइप की होती है, मिनी पिल और कंबाइंड पिल। मिनी पिल के अंदर सिर्फ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन रहता है, कंबाइंड पिल के अंदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहता है। अब यहां पर आपसे ये नहीं पूछा हुआ है कि कौन सी ओसीपी का आपको मैकेनिज्म बताना है। अब आपके लिए आसान क्या है भाई, ये एक बताओ कि जो मिनी पिल है, मिनी पिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, हाँ या ना, ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। और ये बताओ जो आपका जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है, अच्छा आप ये बताओ जो हार्मोनल जो रिलीजिंग जो आईयूडी है, ठीक है, जो हार्मोनल जो रिलीजिंग जो आईयूडी है ना, अब ये बताओ हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी के अंदर भी तो LNG20 होता है एंड प्रोजेस्टासर्ट, LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, ये भी तो क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। अब इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, इनका जो मैकेनिज्म है वो सेम है भाई। प्रोजेस्टेरॉन चाहे कंबाइंड पिल में हो, प्रोजेस्टेरॉन चाहे इंजेक्शंस में हो, प्रोजेस्टेरॉन चाहे हार्मोनल रिलीजिंग आईडी के अंदर हो, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। और इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो किस तरीके से होगा, दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये इम्प्लांट जो यूट्रस को इनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। दूसरी बात क्या बेटा, सर्विक्स म्यूकस थिक, ठीक है, सर्विक्स का म्यूकस है थिक हो जाता है, सो दैट एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं होती। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अनओव्यूलेशन होता है। अब ये किस तरीके से काम करता है ना, ये अपने नोट्स खोलो, पूरे नोट्स के अंदर डिटेल है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से लिखना है। अगर यहाँ पे कंबाइंड पिल का पूछ लेता तो प्रोजेस्टेरॉन का तो सेम एक्शन था मैकेनिज्म का, ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम बनवाता है। जब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैसे लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अप टू 25th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 21 दिन तक लेते हैं, उसके बाद 7 दिन का गैप रखते हैं। जब 7 दिन का गैप रखते हैं तो इन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, और प्रोजेस्टेरॉन अगर कम है तो एंडोमेट्रियम टिक नहीं पाएगी, एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, मेंसेस चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला भी आपका हो गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेम द 2 हार्मोन्स दैट आर कंस्टिट्यूट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, व्हाई डू दे हैव हाई एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, नेम ए कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड नॉन स्टेरॉइड ऑरल पिल। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे जितने पार्ट में ये पूछा गया है। तो कितने पार्ट में पूछा गया है, 1, ठीक है, 2 और 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका जो आंसर है वो भी 3 पार्ट में ही होना चाहिए। तो कौन कौन से हार्मोन करता है, कैरी करते और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो बेटा मैंने वही बताया था, मिनी पिल होगी तो मिनी पिल के अंदर तो सिर्फ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा, ठीक है, और जो कंबाइंड जो पिल होगी, इस कंबाइंड पिल के अंदर क्या क्या मिलेगा बेटा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा प्लस सिंथेटिक एस्ट्रोजन मिलेगा। इनका मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया था, इनको क्यों हाई इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, ये मैंने इसका मोड ऑफ एक्शन बता दिया था, ये सेम होगा, ठीक है,
ये पार्ट भी हो गया। आपने एक और नॉन स्टीरोइडल पिल, तो ये तो स्टीरोइड पिल, इनके अंदर तो स्टीरोइड होता है भाई, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या है, स्टीरोइड हार्मोन ही तो है। अब एक पिल बतानी है जो कि नॉन स्टीरोइड है। अब ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज सहेली। और सहेली किसने सिंथेसाइज की थी भाई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। बस अगर आपने इतना बात लिख दिया तो टीचर को लग जाएगा कि बच्चे को सारी नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग आयोडी। अब देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर टी हो गया, कॉपर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डू दे एक्ट एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर आयंस है, आपको बताना है कि भाई कॉपर आयंस एक तो मोटिलिटी स्पर्म की कम कर देते हैं, ठीक है, एक तो मोटिलिटी स्पर्म की कम कर देते हैं, रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। और जो फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है स्पर्म की एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्शन इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द मेल पार्टनर। अब सर्जिकल मेथड यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, सर्जिकल मेथड यानी कि परमानेंट मेथड, ठीक है, या फिर टर्मिनल मेथड के बारे में बात हो रही है। और इसके अंदर हमने दो टाइप करी थी, एक तो हमने पढ़ लिया था वेसेक्टोमी और दूसरा हमने पढ़ लिया था ट्यूबेक्टोमी। मैं यहाँ पर रिवाइज करा रही हूँ, इसका आंसर नहीं है ये, ठीक है। कि वेसेक्टोमी के अंदर क्या था कि वॉस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता था, ट्यूबेक्टोमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता था। और इनका जो मोड ऑफ एक्शन क्या था, प्रिवेंट गैमीट ट्रांसपोर्ट। और ये क्या करते थे भाई, जो गैमीट है, गैमीट ट्रांसपोर्ट को ये क्या करते थे, रोकते थे, ठीक है। अब आप एक्शन देख लेते हैं, काम देख लेते हैं इनका, ठीक है। और क्या है भाई, नेम द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द, सॉरी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ यही था, हाँ ये क्वेश्चन कर रहे थे, नेम एंड एक्सप्लेन ए सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द मेल पार्टनर, ठीक है। मेल पार्टनर, मेल के लिए कौन सा था भाई, वेसेक्टोमी था, मेल के लिए हमारा आंसर वेसेक्टोमी जाएगा। ट्यूबेक्टोमी किसके लिए था, फीमेल के लिए था। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईडी एक्ट एज अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, हाउ इज द हार्मोनल रिलीजिंग आईडी। अब देखो कॉपर रिलीजिंग आईडी और हार्मोनल रिलीजिंग आईडी, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल रिलीजिंग आईडी के बीच में डिफरेंस पूछ लिया है, किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन अलग है। नेम व्हाई सहेली प्रिफर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। भाई जो सहेली है किसने बनाई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई, लखनऊ, ठीक है। एक तो इसकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, ठीक है, एक तो भाई इसकी क्या होती है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, ठीक है, सक्सेस रेट इसकी ज्यादा होती है, और ये नॉन स्टीरोइड होती है, ठीक है, नॉन स्टीरोइडल नेचर होता है, और ये वंस इन अ वीक पिल है, ठीक है, वंस इन अ वीक पिल है। मेरी बात समझे। अब देखो यहां पर हम इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। यहां पर लिखा है कॉपर रिलीजिंग आयोडी और यहां पर हार्मोनल रिलीजिंग आयोडी का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि कॉपर रिलीजिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आयोडी और यहां पर हार्मोनल रिलीजिंग आयोडी, कॉपर रिलीजिंग आईडी एंड हार्मोनल रिलीजिंग आईडी, ठीक है। आईडी वाला कॉन्सेप्ट बेटा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो अगर मैं हार्मोनल रिलीजिंग आईडी के बारे में बात करूं और कॉपर रिलीजिंग, तो कॉपर रिलीजिंग के तो पहले आप एग्जांपल लिख दो, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड। अब इन तीनों के अंदर ना कॉपर की अलग अलग अमाउंट रहती है, कंसेंट्रेशन रहती है, डिपेंड करता है कितनी टाइम तक जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। अब हार्मोनल रिलीजिंग आईडी के एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, ऑल राइट। अब देखो यहां पर जो कॉपर आयंस है, अब यहां पर जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा बेटा, कॉपर आयंस का रहेगा। अभी जो कॉपर आयन है वो किस तरीके से काम करेंगे, रिड्यूस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, रिड्यूस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ऑल राइट, and fertilizing capacity of a sperm, all right,
फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को ये रिड्यूस कर देंगे। ये मोड ऑफ मैकेनिज्म है। अब हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी का मैं आपको पूरा का पूरा समझा देती हूँ, ठीक है। हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी के अंदर इसका मतलब हम किसकी अमाउंट ज्यादा कर रहे हैं भाई, प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट ज्यादा कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसकी अमाउंट ज्यादा कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन की। अभी जो प्रोजेस्टेरॉन की हाई कंसंट्रेशन है ये जीएनआरएच को रोक के रखेगी, जीएनआरएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा एफएसएचबी रिलीज नहीं होगा और एलएचबी रिलीज नहीं होगा, एफएसएचबी रिलीज नहीं होगा और एफएसएचबी रिलीज नहीं होगा। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं यहाँ पे रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। तो जो एफएसएचबी कम मिलेगा और एलएचबी। अब एफएसएच क्या करेगा भाई, एफएसएच करता था फॉलिकल्स की डेवलपमेंट, एफएसएच क्या करता था, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करता था। अगर फॉलिकल्स है बेटा वो क्या रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। अब अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो एंडोमेट्रियम की वॉल कौन बनाएगा, तो जो एंडोमेट्रियम बेटा अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं है क्योंकि एस्ट्रोजन ही नहीं है, ठीक है। इट मेक अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। एक तो ये मोड ऑफ मैकेनिज्म हो गया। अगर एलएच नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ओव्यूलेशन यहां पर नहीं होगी। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो ग्राफिन जो फॉलिकल है अब क्या नहीं बनाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगी, ठीक है। इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर ये जो प्रोजेस्टेरॉन है बेटा ये क्या कर देता है, सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देता है। अगर से सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देगा तो इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, मोड ऑफ एक्शन यहां पर होगा, ठीक है। एक तो सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देगा, अनसूटेबल हो जाएगी, अनओव्यूलेशन होगा, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी। तो ये दोनों का मैकेनिज्म मैंने अलग से करा दिया है। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, list any 4 characteristics of ideal contraceptive and name the 2 intrauterine contraceptive devices that act the motility of the sperm। देखो अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, कौन कौन से मोटिलिटी को कम कर देगा, 2 डिवाइसेस। तो कॉपर टी के बारे में लिख दो, कॉपर 7 के बारे में बात कर दो, और मल्टीलोड 375, ठीक है। चलो हमने एक एक्स्ट्रा दे दिया। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की मैंने आपको एक डिटेल बताई थी, ठीक है। एक मैंने ट्रिक बताई थी, क्या, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की AEIOU, ये ट्रिक बताई थी ना, AEIOU ये ट्रिक बताई थी। अब इससे आप कैरेक्टरिस्टिक्स आप जितनी भी बना सकते हैं याद आपको रह जाएगी। ए का मतलब हो जाएगा बेटा इजीली अवेलेबल, ठीक है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, इजीली अवेलेबल। ई का मतलब हो जाएगा लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। ई का मतलब हो जाएगा आपका लीस्ट एक्सपेंसिव। आई का मतलब नो इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल एक्टिविटी, नो इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल एक्टिविटी, नो इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। ओ का मतलब भाई यहां से 0 साइड इफेक्ट, ठीक है, मतलब कम से कम साइड इफेक्ट होनी चाहिए। और यू का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यूजर फ्रेंडली, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये है आपकी मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है, a woman has certain queries as listed below before starting with contraceptive pill. What do contraceptive pill contain and how do they act as contraceptive? What schedule should be followed by taking the pills? तो pills वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब जो pills है बेटा, चाहे इंजेक्टेबल्स हो, चाहे pills हो, चाहे हार्मोनल रिलीजिंग आईडी, सबके अंदर तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा। तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब ये किस तरीके से पिल्स को लेनी है, तो स्टार्ट फ्रॉम द 5th day of menstrual cycle, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द 5th day of the menstrual cycle अप टू साइकिल, ठीक है, अप टू 25th डे, ठीक है, अप टू द 25th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि टोटल कितने दिन हो गए भाई, 21 दिन तक इनको चालू करना है और फिर गैप रखना है किसका, 7 डेज का, ठीक है। ये इस तरीके से ये टैबलेट्स लेनी है। लेकिन अब डॉक्टर ने जो गैप था ना बेटा, इसको फिल कर दिया है विद द आयरन टैबलेट्स, ताकि जो फीमेल है कुछ भूले ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड एडवाइज टू ह्यूमन मेल एंड फीमेल एज अ मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल। मेंशन इट्स 1 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज।
एडवांटेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे वेसेक्टोमी के बारे में बात हो रही है और ट्यूबेक्टोमी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो वेसेक्टोमी यानी कि ये अपनाया जाता है भाई मेल से, और ट्यूबेक्टोमी कौन अपनाती है, फिलोपियन ट्यूब कट करके टाई करते हैं, यानी कि फीमेल के अंदर इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, अब इनका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है भाई, 100% इफेक्टिव है। ठीक है, एडवांटेज है 100% इफेक्टिव। डिसएडवांटेज क्या है भाई, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है भाई, तभी तो मैंने आपको बोला था ना कि जो टर्मिनल जो मेथड है, सर्जिकल मेथड, तब ऑप्ट किया जाता है जब एकदम फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तब एकदम फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, आईयूडीज आर सेड टू बी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, नेम एनी टू कॉमनली यूज्ड आईयूडी एंड राइट देयर मोड ऑफ एक्शन। अब इसके अंदर आप चाहे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के बारे में बात करो, ठीक है, चाहे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के बारे में बात करो, चाहे हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी के बारे में बात करो, ठीक है, और चाहे आप कॉपर रिलीजिंग के बारे में बात करो, ठीक है, चाहे आप कॉपर रिलीजिंग के बारे में बात करो, दोनों का क्या है भाई, मोड ऑफ एक्शन सेम है। वाई व्हेन सबका मतलब आप इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन नॉन मेडिकेटेड के अंदर कोई हॉर्मोन्स नहीं होते, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं होती। नॉन मेडिकेटेड के अंदर हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी के अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, कॉपर रिलीजिंग के अंदर कॉपर आयंस होते हैं। मोड ऑफ एक्शन आप कॉपर और हार्मोन का मैंने आपको बता दिया है। व्हेन इज स्टरलाइजेशन एडवाइज टू मैरिड कपल, हाउ इज इट कैरिड आउट इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। कब किया जाता है भाई स्टरलाइजेशन मेथड, जब फैमिली कंप्लीट है। ठीक है, व्हेन फैमिली इज कंप्लीट। ठीक है, जब क्या है बेटा, जो फैमिली क्या है बेटा, कंप्लीट है, ये तब किया जाता है। ठीक है, आवर गवर्नमेंट हैज इंटेंशनली इम्पोज स्ट्रिक्ट कंडीशन ऑफ एमटीपी इन आवर कंट्री जस्टिफाई गिवन रीजन। देखो यहाँ पे एमटीपी का मतलब क्या है, यहाँ पर एमटीपी से क्वेश्चन आया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या हो जाएगा भाई, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब एमटीपी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। अब देखो एमटीपी, अब यहाँ पर एमटीपी यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी कि अपने मन से अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन या फिर वॉलेंट्री अबॉर्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एमटीपी। और डॉक्टर कब सजेस्ट करता है एमटीपी, जब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई हो, अगर प्रेगनेंसी सेक्स क्राइम की वजह से हो गई हो, या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी is harmful for male and continuation of continuation of pregnancy is harmful for mother and continuation of pregnancy is harmful for baby। ठीक है, इस केस के अंदर एमटीपी कराई जाती है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर अगर एक बात करूं मैं कि अमीनोसेंटेसिस के अंदर आपको ये पता चल जाता है 44 प्लस एक्सेस कंडीशन है, वाई है। ठीक है, अगर एक्सेस कंडीशन है इसका मतलब फीमेल, और फीमेल फिटिसाइड होता था, इसीलिए एमटीपी को बेटा मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब है तो लीगल लेकिन प्रॉपर। अगर एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अगर कंडक्ट कराई जा रही है तो एक प्रैक्टिशनर की एडवाइस चाहिए। अगर मोर देन मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया है, ठीक है, तो 2 प्रैक्टिशनर की वहां पे परमिशन की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर a brief medical examination, a healthy couple came to know that both of them are unable to produce functional gametes and should look for an ART। ठीक है, name the ERT and the procedure involved that you can suggest them to help them। ठीक है, यानी कि देखो अब गैमेट नहीं बना पा रहे, अगर गैमेट नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ ऑफ देम आर अनेबल टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखो अगर मैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब की बात करूं तो गैमेट के अंदर तो गैमेट बना रही थी मदर, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि जो मेल से या फिर हस्बैंड से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डोनर से स्पर्म लिया और जो फीमेल से एग लिया, बाहर फर्टिलाइज किया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी और दूसरा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर जाइगोट बना, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिफ्ट। अगर मोर देन 8 सेल जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर अप टू 8 सेल स्टेज वो होगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, मोर देन 8 सेल स्टेज होगा यूट्रस के अंदर होगा। ठीक है, आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है, एन इनफर्टाइल कपल इज एडवाइज टू अडॉप्ट अ टेस्ट बेबी प्रोग्राम, डिस्क्राइब 2 प्रिंसिपल प्रोसीजर एडेप्टिव फॉर द सच टेक्नोलॉजी। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर बेटा एक तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर पढ़ते हैं, दूसरा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, a couple with both husband and wife are producing functional gamete but the wife is unable to conceive।
ठीक है, बट द वाइफ इज अनेबल टू कंसीव इज सीकिंग मेडिकल एड, डिस्क्राइब एनी वन मेथड दैट यू कैन सजेस्ट टू दिस कपल टू बिकम हैप्पी पेरेंट्स। ठीक है, अ कपल वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर प्रोड्यूसिंग फंक्शनल गैमेट्स, जो फंक्शनल जो गैमेट्स कौन प्रोवाइड कर रहे थे, दोनों। तो यानी कि अगर मैं बात करूं जिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर क्या होता है भाई, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर मदर गैमीट तो बना सकती है, ठीक, सॉरी यहाँ पर जिफ्ट के अंदर गैमीट नहीं बनता। ठीक है, गैमीट नहीं बना पाती, गैमीट अगर नहीं बना पाती लेकिन प्रॉपर एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर एनवायरनमेंट यानी कि डेवलप करती है, इसके पास प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, तो उस केस में जिफ्ट होता है। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर अब हम कम करते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हम तब करते हैं, ठीक है, तो जब अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, देखो अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो जिफ्ट नहीं कर सकते, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर अगर मदर गैमेट नहीं बना पा रही लेकिन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर पा रही है, तो उस केस में GIFT होगा। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के अंदर क्या डिफरेंस है भाई, देखो मैं पूरा का पूरा सारे के सारे आपको टाइम अभी लेके छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ो, पहले तो मैं आपको पूरा का पूरा ये रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, मैंने भी एक दो बार पता नहीं क्या बोल दिया जल्दी जल्दी के केस में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन फ्यूजन बाहर होगा। एक तो होगा जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है, ये ट्रांसफर होगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और मोर देन 8 सेल स्टेज है, ठीक है, यहां पर क्या होगा भाई, अगर मोर देन 8 सेल स्टेज है, मोर देन जो 8 सेल स्टेज है बेटा, ये कहां पर ट्रांसफर होगी, यूट्रस के अंदर। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है भाई, जो फर्टिलाइजेशन है, जो फ्यूजन है गैमेट का, वो बॉडी के अंदर हो रहा है, यानी कि GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर जो मदर है बेटा, ये गैमेट तो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही लेकिन प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रही है। ठीक है, यहां पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। लेकिन नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन का मतलब है यहां भी जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर होगा। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन तब किया जाता है जब अगर स्पर्म काउंट कम है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कि डायरेक्ट जो स्पर्म है वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यूट्रस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा इक्सी। इक्सी क्या होगा बेटा, अब ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जो फ्यूजन है बॉडी के बाहर होगा। अगर रैपिड EIV फेल्योर हो रहा है तो IVF हम करते, रैपिड अगर IVF फेल्योर हो रहा है तो बेटा हम इक्सी करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कि डायरेक्ट बेटा नीडल की मदद से स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ ओवा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो पूरा का पूरा मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप यहां से आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do doctors suggest some married couple to go for IVF? Explain the step carried out in the process. भाई डॉक्टर क्यों कहता है IVF के लिए जाओ? Obviously वो क्या है, इनफर्टाइल हैं, they are not able to conceive even after the regular and protected sexual intercourse for 1 to 2 years. ठीक है, expand and explain the following techniques. आपने जिफ्ट, GIFT और EIU को एक्सपेंड करना है। ऑलराइट, दैट इज द गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। भाई बहुत आसान सा चैप्टर है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो गया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एंड इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन आप इनको क्या कर देना भाई, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आर टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। एक दूसरे से कैसे अलग है ये आपको बताना है। ठीक है, आप इनकी डेफिनेशन भी लिख देते हो तो भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। अमीनोसेंटेसिस, लैक्टेशन लैमिनेरिया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, सब बता चुकी हूं। प्रिपेयर ए पोस्टर, ये तो बेटा आपको पोस्टर प्रिपेयर करना है, लेकिन यहाँ पे आप रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव कर लेना। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 2 रीजंस अदर देन फिजिकल एंड कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी। भाई किसकी वजह से, फिजिकल और कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। ठीक है, कोई फिजिकल या फिर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर के क्या क्या अदर रीजंस हो सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ IVF एक्ट एज टेक्निक
हेल्प चाइल्डलेस कपल इन हैविंग चिल्ड्रन, कंपेयर जिफ्ट एंड इक्सी। बेटा यहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स हैं, कंजेनाइटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर जो स्पर्म है कि मतलब मोटिलिटी भी रिड्यूस अगर हो सकती है, ठीक है, तो जो एक्सेसिव जो अल्कोहल हो गया, एक्सेसिव जो स्मोकिंग हो गया, ठीक है, ये भी स्पर्म काउंट के ऊपर क्या करते हैं बेटा, इनफैक्ट वो असर डालते हैं। क्रिप्टोऑर्किडिज्म जैसे कि जो टेस्टिस है वो डिसेंड ही ना कर पाए, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर्स और कंजेनाइटल फैक्टर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्टेट द कंपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑरल पिल्स एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सहेली। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है और स्टेट द कंपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑरल पिल, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का तो आपको बता दिया है, और यहाँ पर सहेली, मेजर टेकिंग द सहेली, तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर और सहेली की अगर मैं बात करूं तो दोनों की कंपोजिशन मैं आपको बता देती हूं, ठीक है। तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तो मैंने आपको बता दिया था कि भैया इसके अंदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी होता है और इसके अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सहेली की कंपोजिशन की बात करूं तो सहेली के अंदर बेटा सेंट क्रोमेन होता है, और ये जो सेंट क्रोमेन है मॉड्यूलेट कर देता है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को, ठीक है। इट मॉड्यूलेट एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है। अगर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर यहाँ पे मॉड्यूलेट हो गए तो आपको ये याद रखना है कि सहेली किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकती है, ये इम्प्लांटेशन को रोकती है। किसको रोकती है भाई? इम्प्लांटेशन को रोकती है, ठीक है, और इम्प्लांटेशन को यहाँ पर रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके लिए सारे के सारे क्या हैं, होमवर्क के अंदर हैं, ठीक है। जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा ये मैंने आपको नहीं कराए हैं, ये सारे होमवर्क के अंदर हैं, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन है, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए, और बाकी कुछ क्वेश्चन जैसे मैं करा भी दूंगी। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हो रहा है कि भाई डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं? अमीनो सिंथेसिस के ऊपर नहीं रोक लग, स्टैट्यूटरी बैन ऑन मैरिज नहीं, मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज को मोटिवेट करके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जो स्मॉलर जो फैमिलीज है उनको इंसेंटिव देके कि भाई दूसरे लोग भी ज्यादा मोटिवेट हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, मतलब नॉलेज प्रोवाइड करके, ठीक है। ये आपको बताना है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीनो सिंथेसिस का, इसलिए मैं ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आईयूडी, आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है भाई? आईयूडी, आईयूडी का मतलब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो इंटर यूटेराइन नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहां से आपके हार्मोनल रिलीजिंग और ये बारे में आपका पूरा का पूरा आईयूडी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आईयूडी के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ये सारे की सारी चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स ये बैरियर मेथड के अंदर आते हैं, इनको सिर्फ फीमेल यूज करती है, और अगर इनको बैरियर मेथड के और अगर इनको हम जो केमिकल मेथड है जैसे कि स्पर्मिसाइडल जेलीज फॉर्म है, अगर उनको केमिकल मेथड को इन बैरियर मेथड के साथ यूज करा जाए तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। निरोध क्या है बेटा? इसे पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम, ठीक है। बैरियर मेथड आर अवेलेबल, बैरियर मेथड बेटा मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी। मेल के कॉन्डम बोलते हैं, फीमेल्स के अंदर फेम शील्ड बोलते हैं, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड? देखो वेसेक्टोमी बेटा परमानेंट मेथड है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी और आईयूडी भी। जो रिदम मेथड है, रिदम मेथड को हम कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, और इस मेथड को हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। और इस मेथड के अंदर क्या होगा भाई? इस मेथड के अंदर क्या होगा कि 10 to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 10th to 17th डे, जो 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, अवॉइड कोइटस, क्योंकि ये जो पीरियड है बेटा फर्टाइल पीरियड होता है और अनसेफ पीरियड यहाँ पर बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल रिलीजिंग? LNG-20 एंड प्रोजेस्टासार्ट इज हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में ये एक आपका होमवर्क दिया है, क्योंकि स्टरलाइजेशन मेथड को मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ZIFT भी आपको किस में है? होमवर्क के अंदर है। तो कुछ क्वेश्चंस है बेटा, ये होमवर्क के क्वेश्चंस है, ठीक है। और जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये CUET का एग्जाम। देखो अब ऐसा मत सोच रहा है कि मैम CUET में पता नहीं कहीं और से आएगा, भाई सारी की सारी चीज है तो
एनसीईआरटी ना कहाँ से आएगी, एनसीईआरटी के बाहर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर, जी नहीं। आईयूडी गैमेटोजेनेसिस को भी सप्रेस नहीं करती, ऐसा भी नहीं है। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, भाई जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हैं, ठीक है, वो क्या कर रही थी, यूट्राइन के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल की एक्टिविटी को बढ़ा रही थी, जिससे कि वो स्पर्म को क्या कर दें, किल कर दें। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है भाई, होमवर्क में एक तो मैंने इतने सारे आपको क्या दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन दिए हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव आपको करना है, और आप बताओ मुझे कमेंट आंसर नहीं आ रहे, जेडआईएफटी और जीआईएफटी के बीच में क्या डिफरेंस है, एक तो ये आपने बताना है। ठीक है, और अमीनो सिंथेसिस के बारे में आपको बताओ, अमीनो सिंथेसिस क्या होती है, ठीक है, और एमटीपी क्या होती है, ये आपके फुल क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनके ऊपर मैंने स्लाइड के ऊपर मार्क करा है। ठीक है, तो सान सा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बेटा जितने क्वेश्चंस आए वो इजी आए, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि भाई ये एक क्वेश्चन है, ये एक आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओवरव्यू आपको मिल गया है, ठीक है, क्वेश्चंस का किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आसान सा चैप्टर है। ऑलराइट, और ये जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम आपको मिला है होमवर्क, होमवर्क में आपको करना है और उसका आंसर आपने देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। बेटा मैं देखती हूँ आंसर बहुत लोगों के कम मिलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये है, और क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चन के बाद में उसके ऊपर जाओ, आंसर के क्वेश्चन आपने देख लिया, उसके बाद डायरेक्ट किसके पास पहुंचो, आप पीपीटी खोलो, पीपीटी के अंदर फिर आपके जो भी मैंने लेक्चर दिया उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, स्लाइड मिलेगा, हार्मोनल रिलीजिंग आईडी के बारे में आपको मिलेगा, एमटीपी के बारे में मिलेगा, कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। आप वहां जाके रिवाइज करो, अलग हर बार हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एवोल्यूशन चैप्टर करेंगे। एवोल्यूशन जो कि आप बोलते हो कि मैम टफ है, लेकिन उसको आसान बनाएंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।